निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं पवने। इससे पहले हम लोगों ने वायुदाब के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पवनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पवन किसे कहते हैं। आप देखिए कि वायुदाब की भिन्नता के कारण क्षितिजीय रूप से चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि वायुदाब की भिन्नता यानी वायुदाब के अंतर के कारण से अब पवन क्यों चलती है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि वायुदाब का अंतर का होना, यानी वायुदाब की भिन्नता के कारण क्षितिजीय रूप से चलने वाली वायु को ही पवन कहते हैं। अब आपने एक दूसरा नाम सुना होगा, वायुधारा। अब वायुधारा भूगोल की भाषा में उसे किस रूप में परिभाषित किया है? जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील होती है तो उसे वायुधारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई की ओर जब पवन गतिशील होती है तो हम उसको बोलते हैं वायु धारा, और क्षितिजीय रूप से प्रवाहित होने वाली वायु को पवन कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं पवन क्यों चलती है, इसकी दिशा में क्यों परिवर्तन आता है। कभी इसकी गति तीव्र होती है तो कभी इसकी गति मंद होती है। तो इन्हीं बातों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पवनों की दिशा और गति को नियंत्रित करने वाले कारकों के आधार पर। तो इसमें पहला कारण आता है कि पवन चलने का और उसकी दिशा को नियंत्रित करने का, उसकी गति को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी? किन्हीं दो स्थानों के बीच के वायुदाब के अंतर को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। आपके समझ में आ गया? दो स्थान हैं, उनके बीच में वायुदाब का जो अंतर होगा उसे वायुदाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है। याद रखना है, बैरोमेट्रिक ढाल किसे कहते हैं? वायुदाब प्रवणता, अर्थात किन्हीं दो स्थानों के बीच के वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता का बहुत अधिक महत्व है। वायु की दिशा और गति इससे नियंत्रित होती है। देखिए इसमें आगे बताया है, किन्हीं दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता अधिक होने पर पवन का वेग अधिक होता है। याद रखना है, दाब प्रवणता यदि अधिक है यानी वायुदाब में अंतर अधिक है तो उस समय पवन का वेग अधिक होगा। यदि दाब प्रवणता कम है तो पवन का वेग भी कम होगा। अर्थात वायुदाब के अंतर के कारण से ही पवन तीव्र और मंद गति से चलती है। दूसरा इसमें कारण है कोरियालिस प्रभाव। कोरियालिस प्रभाव बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। इन तीनों का मतलब एक ही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो इसका सीधा प्रभाव पवन की गति और दिशा पर पड़ता है। तो इसमें देखिए, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण पवन अपने पथ से विक्षेपित हो जाती है। इसको कोरियालिस बल कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है तो उस समय पवन अपने रास्ते से भटक जाती है, विचलित हो जाती है, उसका पथ चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल का प्रभाव क्या होता है? इस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने हाथ के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाती है। आपको याद रखना है कि कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन
बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रभाव को फेरल नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था, इसीलिए इसको फेरल के नियम भी कहते हैं। इसको किसका नियम बोलते हैं? फेरल का नियम। यदि प्रश्न आता है कि फेरल का नियम क्या है, फेरल का नियम यह है कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपने दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपने हाथ के बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको फेरल का नियम कहा जाता है। यह आता है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, फेरल का नियम क्या है? कोरियालिस जो बल है, कोरियालिस बल, इसका सबसे अधिक प्रभाव किस स्थान पे होता है? तो आप बताएंगे इसका सबसे अधिक स्थान ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और विषुवत रेखा पर ये सबसे कम पाया जाता है। आप बता देना, प्रश्न जब एग्जाम में आता है कि कोरियालिस बल का प्रभाव यानी कोरियालिस बल सबसे अधिक कहाँ सक्रिय है, तो आप क्या बताएंगे? ध्रुवीय क्षेत्र में। सबसे कम कहाँ स्थित है, अर्थात कहाँ पर अनुपस्थित पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल अनुपस्थित रहता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक पाया जाता है। अब आता है तीसरा बिंदु, घर्षण बल। पवन जब चलती हैं धरातल पर तो वो घर्षण करती हैं, पर्वतों से, पठार से, नदियों से ऊपर से होकर, वनों से होती हुई जब गुजरती हैं तो घर्षण के कारण से पवनों की गति और दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें देखिए, धरातल पर घर्षण बल की मात्रा अधिक होती है। हाँ, आपको पता है कि धरातल पर घर्षण बल अधिक क्यों होता है? क्योंकि महाद्वीपों पर पर्वत हैं, पठार हैं, वन हैं, इनसे घर्षण होने से पवन की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। पवन की गति परिणाम स्वरूप कम हो जाती है। यह घर्षण का प्रभाव धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है? तो आप बताएंगे कि इस घर्षण का प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। सागरीय जो भाग होते हैं, इन सागरीय भागों में घर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है। इसी कारण से पवन की गति सागरीय भागों में सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पर सबसे अधिक गति होती है? स्थलीय भाग में या फिर सागरीय भाग में? तो आपका जवाब रहेगा घर्षण का प्रभाव सबसे कम कहाँ होता है? सागरीय भागों में, अर्थात पवन की गति भी सबसे अधिक सागरीय भागों में ही पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं पवनों के प्रकार। ये तो हमने पढ़े हैं पीछे कि पवन को गति और दिशा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, पवन किनके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़ा वायुदाब, कोरियालिस बल और घर्षण। अब हम पढ़ रहे हैं पवनों के प्रकार। तो आप के सामने पवनों के 3 प्रकार हैं। पहला है स्थायी पवनें, फिर दूसरी आती हैं सामयिक पवनें और बाद में आती हैं स्थानीय पवनें। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्थायी पवनों के बारे में। स्थायी पवनों में सबसे जो पहली पवन आती है, हम उसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्या होती है, सबसे पहले जानना जरूरी है। व्यापारिक पवन को ट्रेड विंड भी कहते हैं। आप याद रखना है, व्यापारिक पवन को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ट्रेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पथ। पथ यानी रास्ता, यानी एक निश्चित मार्ग पर चलने वाली पवन। व्यापारिक पवन ट्रेड विंड से मतलब क्या है? एक निश्चित मार्ग पर चलने वाली पवन। यह पवन कहाँ चलती हैं? यह पवन उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से विषुवतरेखीय निम्न वायदा पेटी की ओर चलती है। उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से विषुवतरेखीय न्यून वायदा पेटी की ओर ये पवन चलती हैं। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। आप इसमें देख सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब उत्तरी गोलार्ध, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब दक्षिणी गोलार्ध।
अब यहां से चलने वाली जो पवन है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है उत्तरी व्यापारिक पवन। उत्तरी व्यापारिक जो पवन है उत्तरी गोलार्ध में, इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होती है। आप इसमें एरो के निशान देख सकते हैं अच्छे से कि ये उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी की ओर चलने वाली पवन है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा फिर से बता देते हैं, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम दिशा में होती है। याद रखना है, ये पवने सीधे न चलकर फेरल के नियम के अनुसार, अभी मैंने बताया था फेरल का नियम क्या है, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। आप इसमें देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवने की दिशा क्या है, अपने हाथ के दाईं तरफ। यदि आप उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर खड़े होते हैं और आपका मुंह भूमध्य रेखा की तरफ होता है, उस परिस्थिति में आपके दाहिनी तरफ का जो हाथ है ये उस तरफ पवने मुड़ रही हैं। इसी तरीके से यदि आप उपोष्ण उच्च वायुदाब दक्षिण गोलार्ध में खड़े हैं तो ये पवने आपके हाथ के बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवने विषुवत रेखा के पास आकर के मिलती हैं। आप इसे मत देखिए, आप ये पवने जो आ रही हैं ये किस स्थान पे आकर के अभिसरित हो रही हैं? विषुवत रेखा पर। ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पर आकर के पवने मिल रही हैं। यहाँ पर जब ये आपस में आकर टकराती हैं तो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय धारा मानी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं। जब यहाँ इस स्थान पर भूमध्य रेखा पर पवने पहुँचती हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये हवाएं गर्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है। गर्म होने से इस क्षेत्र में समुद्री भागों से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और उसके बाद में ये हल्की हो जाती हैं और ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती हैं। इस कारण से इस क्षेत्र को शांत एरिया कहा जाता है, अर्थात इस क्षेत्र को डोलड्रम भी कहा जाता है। ये एक डोलड्रम पेटी है, शांत एरिया। यहाँ प्रतिदिन बरसात होती है। बरसात प्रतिदिन होती है इस पेटी में, क्योंकि यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं और इस कारण से इस प्रदेश में अति सघन वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पछवा पवने। पछवा पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी इस स्थान पे है उत्तरी गोलार्ध में, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी किस स्थान पे है? यहाँ पर देखिए आप, उपोष्ण 30 से 35 डिग्री अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में यहाँ पर स्थित है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी अक्ष अक्षांश कहते हैं इसको, और 60 डिग्री पे क्षेत्र पे देखिए अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इस स्थान से उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से चलने वाली पवनें जो ध्रुव की उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं, इन पवनों को क्या बोलते हैं? पछवा पवन कहा जाता है। यहाँ पर इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में इन पवनों का प्रवाह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों
का उपस्थिति के कारण से इन पवनों की गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से ये गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के विस्तार से ये पवन बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से गति करती रहती है। इसीलिए ये पवन दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी भागों में तीव्र गति से गति करती है। इन पवनों को 40 डिग्री अक्षांश पर 40 डिग्री अक्षांश, ये जो 40 डिग्री अक्षांश का एरिया आता है दक्षिणी गोलार्ध में, इस 40 डिग्री अक्षांश पर इसे गरजता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री अक्षांश पे क्या बोलते हैं, याद रखना है, गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांश पर इसे भयंकर पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री अक्षांश पर चीकती साठा कहा जाता है। आप इसमें अच्छी तरीके से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चीकती साठा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके बाद हम पढ़ते हैं ध्रुवीय पवनों के बारे में। दोनों गोलार्धों में उत्तरी ध्रुव उच्च वायदा पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी की ओर चलती हैं। ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध में यह पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। ये पवनें ठंडी और शुष्क होती हैं, याद रखना है। व्यापारिक जो पवनें होती हैं उष्ण और आर्द्र होती हैं और ध्रुवीय पवनें ठंडी और शुष्क होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलती हैं, इसलिए इसको नॉर्वेस्टर बोल सकते हैं। इस मानचित्र में देख सकते हैं आप कि ये ध्रुवीय क्षेत्र है। इस ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली ध्रुवीय क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली जो पवन है ये दक्षिणी गोलार्ध में, इसे ध्रुवीय पवन कहते हैं। अब हम इस डायग्राम का एक बार अध्ययन करते हैं। आप सभी इसको ध्यान से देखना। इसमें वायुमंडल के परिसंचरण के बारे में बताया गया है। जो भूमध्य रेखा जो क्षेत्र आता है, इस भूमध्य रेखा क्षेत्र पर जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं, उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक पवनें, जब इस अभिसरण क्षेत्र पे पहुंचती हैं, जिसको ITCZ अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, जब इस स्थान पे पहुंचती हैं तो वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर की ओर उठने के बाद वो उनकी दिशा उत्तर और दक्षिण की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और कुछ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हो जाती हैं। जब ये क्षोभमंडल में ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो भारी हो जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, इसीलिए ऊंचाई पर ये टिक नहीं पाती और 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पहुंचने के बाद में ये नीचे उतरती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। जब ये यहाँ नीचे उतरती हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। इसीलिए इस जो यहाँ पर कोष्ठ बनता है, एक सेल बनती है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हुई हवाएं उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर गमन करती हैं, ध्रुवों की तरफ, अर्थात उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ, और 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरती हैं। फिर 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरने के बाद इनकी दिशा फिर भूमध्य रेखा की ओर हो जाती है। भूमध्य उत्तरी गोलार्ध में से भूमध्य रेखा की ओर, दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर। तो इस तरीके से एक कोष्ठ का निर्माण होता है और इसी कोष्ठ को बोलते हैं हेडले कोष्ठ कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, नेट के एग्जाम में भी आता है। हेडले कोष्ठ कौन से कोष्ठ को बोलते हैं, कौन सी सेल को बोलते हैं? ये सेल का निर्माण है उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक पवनों का क्षेत्र, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हेडले कोष्ठ के अंतर्गत आती हैं। अगला इसमें आता है फेरल कोष्ठ। अभी आपने जैसे पछुआ पवनों के बारे में पढ़ा, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो पवन चलती है इस तरीके से, तो यहाँ आने के बाद ये पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय पवनों की ओर क्षेत्रों की ओर चलती हैं, इसीलिए इसको फेरल कोष्ठ की संज्ञा दी गई है। इस तरीके से ध्रुवीय कोष्ठ स्थित है।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये वायुमंडल की प्रमुख पवनें हैं। इन पवनों के संदर्भ में बहुत से कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझ आए हैं इम्पोर्टेंट बातें, आप याद रखना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई समस्या आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसके लिए कमेंट करना, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। धन्यवाद।